Hello everyone, I'm Smriti Sinayar and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic redox reactions. This is topic number 6 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 11th, Redox Reactions. The topics to be covered in this chapter are Introduction, Oxidation number, Balancing of Redox Reactions. We are already done with these 3 topics and today we are going to study the topic Redox Reaction and Electrode Potential. सो रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का रिलेशनशिप क्या है वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है। ये रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें से Zn में से इलेक्ट्रॉन निकल के Cu2+ के पास जा रहा है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और बन रहा है Zn2+ प्लस Cu। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन ही कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन भी हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है। इस रेडॉक्स रिएक्शन को हम 2 टाइप में स्टडी कर सकते हैं। पहला, उसमें आप पहला मेथड में क्या कीजिए, एक बीकर लीजिए, उस बीकर में आप कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन डाल दीजिए और उसके अंदर अब जिंक रॉड को डीप कर दीजिए। अब इस कॉपर सॉल्यूशन में आपने क्या किया है, एक ये लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बीकर में और जिंक रॉड को उसमें डीप कर दिया है। अब उसके बाद अब रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू होगा। जो जिंक रॉड है वो अब ऑक्सीडाइज होगा Zn2+ आयन में, और वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होते वक्त अपना खुद का इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में छोड़ देगा। अब जो Cu2+ का सॉल्यूशन है वो इस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिंक से क्यूप्रिक आयन में, और यहाँ पे हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। सॉल्यूशन के अंदर ही जिंक जो इलेक्ट्रोड था वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर जो है सॉल्यूशन में Cu2+ के फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और रिड्यूस होके कॉपर बन रहा है। ये पहला मेथड है। सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग डैनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ये बेसिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसे डैनियल सेल भी कहा जाता है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 2 अलग अलग हाफ रिएक्शंस क्रिएट करना है। पहला एक बीकर, सेकंड बीकर। पहले बीकर में आप लोगे जिंक सॉल्ट का सॉल्यूशन, सेकंड बीकर में आप लोगे कॉपर सॉल्ट का सॉल्यूशन। जिंक सॉल्ट के सॉल्यूशन में आप डिप करोगे जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर सॉल्ट के सॉल्यूशन में आप डिप करोगे कॉपर इलेक्ट्रोड। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड को आप एक वायर थ्रू कनेक्ट कर दोगे और दोनों सॉल्यूशन को आप सॉल्ट ब्रिज थ्रू कनेक्ट करोगे। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली एक ग्लास का यू शेप्ड ट्यूब होता है जिसके अंदर KCl का जेल विथ आगार आगार जेल से भरा जाता है, और ये जो सॉल्ट ब्रिज है एक्चुअली आयन ट्रांसफर में हेल्प करता है, आयन को ट्रांसफर करने के लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है, इसलिए इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब इस वायर में एक स्विच और एक वोल्ट मीटर भी कनेक्टेड होगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे आप वोल्ट मीटर में एक डिफ्लेक्शन पाओगे और इस डिफ्लेक्शन को देख के पहचान पाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। अब होता क्या है, एक्चुअली वायर थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है और सॉल्यूशन थ्रू भी। वायर थ्रू कैसे होता है, यहाँ पे जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो जिंक Zn से
Zn2+ में कन्वर्ट होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नल सर्किट थ्रू नेक्स्ट कॉपर सॉल्यूशन में जाते हैं और वहां पे Cu2+ के सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाते हैं और देता है Cu। और जो मेटल यहाँ पे जो अभी बन गया है Cu2+ से सॉल्यूशन से Cu बन गया है, वो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये हो गया पहला। सेकेंड है वाई सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रिक करंट वाया सॉल्यूशन भी फ्लो होता है बाय यूजिंग सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि यहाँ मूवमेंट ऑफ आयंस होता है और मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो दो मेथड है, पहला बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई वायर, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। दूसरा मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का जो Zn2+ बना रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का जो Cu2+ से Cu बन रहा है। और इस तरह से डैनियल सेल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एक्सटर्नल सर्किट थ्रू, वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। अब एनोड कौन है? एनोड एक्चुअली नेगेटिव साइन वाला है, जो जिंक इलेक्ट्रोड प्ले कर रहा है रोल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, और कैथोड पॉजिटिव साइन है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। बट नॉर्मल सेल में इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाते हैं, बट नॉर्मल सेल में कैथोड से एनोड जाते हैं। एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्टैब्लिश होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में वो स्टैब्लिश हुआ है। अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब वो कितना स्ट्रांग होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आप कौन से मेटल इलेक्ट्रोड पे स्टडी कर रहे हो, या फिर सॉल्यूशन में आपने कौन से आयंस लिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पे भी और टेम्परेचर पे भी। तो ये तीनों चारों फैक्टर मिलके डिसाइड करेंगे कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। और जो रिएक्शन इस इलेक्ट्रोड साथ एसोसिएटेड है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन। जो हो रहा था Zn, जो 2+ इलेक्ट्रॉन Zn जो है अभी यहाँ पे Zn दे रहा था Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रोड रिएक्शन, और दूसरा Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ये सेकेंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। और दोनों केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर थ्रू लिंक होते हैं, उन्हें कहा जाता है रेडॉक्स कपल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम समझ गए कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दो इलेक्ट्रोड के बीच में स्टैब्लिश हुआ है, उसे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज, जो भी स्पीशीज हमने रिएक्शन में लिया है, दोनों हाफ रिएक्शन में, दो अलग बीकर में, वो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में जब यूनिटी होगा, मतलब 1 होगा, और टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, उस समय पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम देखेंगे उसे कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बाय कन्वेंशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ज्यादातर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टडी किया जाता है, और उसे कंसीडर किया जाता है 0.00 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टडी किया जाता है, उसको एक्चुअली रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसे हम क्या कहेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसको हमेशा हम 0.00 वोल्ट कंसीडर करते हैं, और उससे कंपेयर करके हम बाकी के मेटल्स के इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल तय करते हैं। तो उस हिसाब से अब हमको स्टडी करना है सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन कंसीडर करते हैं फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो ज्यादातर रिडक्शन रिएक्शन ही होता है। ज्यादातर क्या, हमेशा रिडक्शन रिएक्शन ही होता है। जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं और हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट करना है,
ज्यादातर वो किसमें किया जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन में। इसलिए जो वैल्यू और साइन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजर करते वक्त इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, वो हमेशा रिमेन इन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म। मतलब अब देखो, हम हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमेशा हम ज्यादातर रिडक्शन रिएक्शन के लिए स्टडी करते हैं। पर यदि आपको उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज करना है तो आपको साइन अपोजिट करके यूज करना होगा। अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है मींस रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन द H+ कपल। यदि आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने जो मेजर किया वो सपोज नेगेटिव है, तो आप समझ जाइए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से भी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यदि वो ज्यादा ही नेगेटिव है तो अब आप समझ जाइए कि आपका जो रिएक्शन कपल था, जो आपने सेल लिया था, वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बट यदि आपका वैल्यू पॉजिटिव निकला तो वो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आपको याद रखना होगा कि अल्कली मेटल्स जो भी होते हैं, अल्कली मेटल्स मतलब सोडियम, पोटेशियम, तो ये जो भी मेटल्स हैं उनके वैल्यू नेगेटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा। नेगेटिव होना मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसलिए अल्कली मेटल जो भी है उनके पास बहुत ज्यादा टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन दे देने के लिए और कैटायन में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये बात तो आपको याद रखना जरूरी है। पहला कि जिसका भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिधर भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो अल्कली मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही हाईली नेगेटिव है और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के काम करते हैं और इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और कैटायन बन सकते हैं। बट जो आपके हैलाइड्स हैं जैसे फ्लोरीन, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाईली पॉजिटिव है और इसलिए उनमें ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है और वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो ये एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो बहुत सारे रिएक्शंस के लिए स्टडी किया गया उसका एक चार्ट है। अभी चार्ट आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यूज आपको एग्जाम में दिए जाते हैं और उसके बेस पे आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो ये है आपका प्रॉब्लम। By using standard electrode potential table, predict the reaction between the following in spontaneous। आपको predict करना है कि ये reactions जो है इनके बीच में जो होने वाले हैं वो spontaneous है कि non spontaneous। तो आपको पहले ये याद रखना होगा, यदि आपने ये दो हाफ रिएक्शंस होंगे, पहला रिएक्शन है ए वाला इधर Fe3+ और I- का, तो Fe3+ का एक हाफ रिएक्शन है, I- का दूसरा हाफ रिएक्शन। ये दोनों हाफ रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जब आप सम करोगे वो पॉजिटिव आया तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। यदि वो सम नेगेटिव आया तो आपका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो पहला रिएक्शन अभी हम देखते हैं। अभी पहला रिएक्शन में है Fe3+ एंड I-। अब Fe3+ जो है वो दो इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ में। तो Fe3+ अभी जो है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बट उसको कन्वर्ट होना Fe1+ कभी नहीं एग्जिस्ट होता, Fe2+ ही होगा, ठीक है। तो अब उसको दो इलेक्ट्रॉन आपको सप्लाई करना है, तो आपको इसको 2Fe3+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव 2Fe2+ करना होगा। अब ये रिएक्शन कहाँ से आया मैं बताती हूँ, ये बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। Fe3+ का रिएक्शन करना है आपको। Fe3+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैंने वहां पर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैं बताती हूँ। अब नेक्स्ट है I-, करेक्ट, I-। अब I- की तरफ जाइए तो आपको दिखेगा I2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव 2 I-। तो इसको आपको अपोजिट करके लिखना है, ये रिडक्शन के टर्म में दिया हुआ है। अब आपको उसको ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखना है, क्योंकि उन्होंने I- दिया हुआ था आपको, ना कि I2। तो आप यहाँ पे अपोजिट करोगे, जो यहाँ पे प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट बना दोगे, तो ये हो जाएगा 2I- गिव्स I2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है,
पर आपके ऊपर वाले रिएक्शन में तो 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए पूरे रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, बेसिकली उसको बैलेंस किया है और इस तरह से दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गए। अब पहले रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए उसके इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है उसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0.77, जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1.54। सेकेंड रिएक्शन को हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो जो भी उसका पोटेंशियल है जस्ट उसका अपोजिट लेना है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना कि रिडक्शन, और ये वैल्यूज रिडक्शन के थे, इसलिए हम इसे अपोजिट साइन लेंगे तो ये हो जाएगा -0.54, और जब आप करोगे तो आपको मिलेगा +1.0। आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसलिए आपका ये गिवन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। नेक्स्ट है Ag++ एंड Cu। अब Ag+ के लिए जाइए, तो आपको Ag+ कहाँ दिख रहा है वो ढूंढिए पहले। ये चार्ट में नहीं दिया हुआ है, पर आपको एग्जाम में प्रोवाइडेड रहेगा, ठीक है। इस चार्ट में तो अभी नहीं दिया हुआ है उन्होंने टेक्स्ट बुक में, पर एग्जाम में ये प्रोवाइडेड रहेगा। तो Ag+ जो है वो एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा 2Hg में। अब हम कॉपर की बात करें, Cu भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ पर एग्जाम में दिया रहेगा। Cu जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अभी दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cu2+ में, ठीक है। Cu का हो रहा है आपका वहां पे ऑक्सीडेशन, इसलिए उसका वैल्यू नेगेटिव में लोगे। सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन, और उसको पूरे रिएक्शन का आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, और इसलिए वहां पे उसका रेडॉक्स पोटेंशियल को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर आप जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव में, और इसलिए सेकेंड रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। और इस तरह से आप इस पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on asiadoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and do join our Telegram group. I will put notes very quickly on that whenever I finish this chapter. And that's all for today, and stay tuned. And before departing, I think being nice is more important than being clever. Thank you.